नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे यूज़ ऑफ मैरिज काउंसलिंग। अगर इसकी बैकग्राउंड देखें, हमारी लाइफ बॉलीवुड मूवीज़ से बहुत प्रभावित होती है। बॉलीवुड मूवीज़ में क्या होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और एक विलेन होता है। तो विलेन जो होता है, अगर 70s के डिकेड में देखते हैं, 60s के डिकेड में देखते हैं, कोई डाकू होता था, बाद में लेट 70s में 80s में स्मगलर होने लगे, उसके बाद लड़की के फादर होने लगे, फिर लड़की के भाई होने लगे, और 2000 के डिकेड में ट्रायंगल बनने लगा तो लड़के का पुराना प्रेमी होने लगा। तो पिक्चर में 2.5 घंटे की पिक्चर में सारा ही लड़ाई झगड़ा होता है और एंड में शादी हो जाती है, या यूँ कहो विलेन रास्ते से हट जाता है किसी भी तरह से हो, और वहाँ पे पिक्चर ख़त्म हो जाती है। असल ज़िंदगी में पिक्चर शुरू होती है शादी होने के बाद से। शादी तो हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ना डाकू होता, ना स्मगलर होता, नॉर्मली तीसरा विलेन भी कम होता है, बहुत कम केसेस होते हैं। लड़की के पेरेंट्स भी बाय एंड लार्ज मान जाते हैं, भाई भी ज़्यादा कुछ नहीं करता उतना, बारिंग द सम केसेस, बट द रियल इशू स्टार्ट विद द आफ्टर द मैरिज। तो उसके लिए मैरिज काउंसलिंग की ज़रूरत है, मैरिज के पहले भी, मैरिज के बाद भी। शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं है। हम कई बार बोलते हैं 2 लोगों की शादी हो रही है, लड़के लड़की की शादी हो रही है, लेकिन शादी उसके साथ साथ 2 परिवारों की भी है। 2 परिवार जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग उनकी पृष्ठभूमि है, अलग अलग उनकी जीविका है, अलग अलग उनके अपब्रिंगिंग्स हैं, या इन दोनों लड़के लड़कियों की भी अलग अलग अपब्रिंगिंग है, दोनों का अलग थॉट प्रोसेस है। कई बार सेम कास्ट है, सेम रिलीजन है, कई बार डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट मान्यताएं हैं। मतलब एक जहाँ तक कोई रिश्ता नहीं है। मे बी मुस्लिम समाज में कई बार शादी होती हैं जहाँ फैमिली में क्लोज बाय फैमिली में हो जाती हैं, या कुछ हद तक कुछ दूसरी कम्युनिटी में होती हैं, तो एक अलग इशू है। बट ज़्यादातर जहाँ अगर हिंदुओं की बात करते हैं और बाकी भी कम्युनिटीज़ में ज़्यादातर शादी होती है जहाँ पे अननोन है, एक दूसरे के बारे में बाय एंड लार्ज कुछ नहीं जानते, खासतौर से परिवारों के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, अपब्रिंगिंग के बारे में। अभी आजकल लव मैरिज हो रही है तो वो एक अलग इश्यूज़ है, उसको हम सेपरेटली बात करेंगे, उसके केस में कितना जानते हैं कितना नहीं जानते। तो ये शादी 2 लोगों की शादी नहीं है, बल्कि 2 परिवारों की शादी है, 2 बैकग्राउंड्स की शादी है, 2 अपब्रिंगिंग्स की शादी है और 2 थॉट प्रोसेस की शादी है। शादी का मतलब इट्स नॉट अबाउट शेयरिंग बेड, जो कई बार हम शादी में एट उस एज में हम देखते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट शेयरिंग द बेड, दैट्स वन पार्ट ऑफ दैट, इट्स अबाउट शेयरिंग मनी। उसके बाद लड़के लड़की का जो पैसा है, जो एक का दूसरे का भी है, दूसरे का पहले का भी है, आइदर वे बाय एंड लार्ज, अनटिल अनलेस कोर्ट से समथिंग अदरवाइज। जो रिश्तेदार हैं वो भी दोनों के, फिर जो मामा है वो दोनों का मामा है, जो फूफा है वो दोनों का फूफा है, जो मे बी भाभी है वो दोनों की भाभी है, जो पेरेंट्स है वो दोनों के पेरेंट्स हैं। इट्स दैट ऑल्सो। दोनों का खाना, एक को कुछ पसंद था, एक को कुछ पसंद था, एक वेज खाते हैं, एक नॉन वेज खाते हैं। अब या तो वेज वाला नॉन वेज खाना शुरू कर दे, या नॉन वेज वाला वेज खाना शुरू कर दे, या विद इन वेज विद इन नॉन वेज दे हैव डिफरेंट लाइकिंग। देयर इज वन ऑफ देम में भी फूडी, दूसरे को खाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन आदतों का मैच होना, और दोनों के साथ में बच्चे कॉमन है। तो शादी मसला बेड तक का नहीं है, मसला कहीं बड़ा है, और जो हम उस वक्त शादी करते हो उतना नहीं देखते हैं। बाद में एक दूसरे को ब्लेम करते, बच्चे तुम्हारी वजह से ऐसे हुए, तुम्हारी वजह से ऐसे हुए। तो बच्चे तो जैसे होंगे, जैसी माँ होगी, जैसे बाप होंगे, वैसे ही होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता बिल्कुल 50-50% मिला दे, तो बाद में ब्लेम गेम आता है। और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इज ए ब्रीदिंग द सेम एयर। एक जगह रहना, एक जगह सोना, पता चला उसमें से बाद में एक खराटे लेता है या लेती है, आइदर वे। तो इट्स ए मच बिगर इशू देन बीइंग ओनली शेयरिंग द बेड। दूसरी चीज़, शादी के बारे में हम कई बार देखते हैं कि हमारी ज़रूरतें अभी क्या हैं। एक 25 साल के लड़के लड़कियां शादी करते हैं, वो अपनी ज़रूरतें देखते हैं, आज हमारी ज़रूरतें शादी को लेकर ये हैं, लेकिन शादी की ज़रूरतें 5 साल बाद बदल जाती हैं, इवन 2 साल बाद बदल जाती हैं, 10 साल बाद ज़रूरतें अलग होती हैं, 20 साल बाद अलग होती हैं, और मे भी 30 साल 50 साल बाद भी अलग होती ज़रूरतें। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो ज़रूरतें अलग होती चली जाती है। अगर हम आज की ज़रूरतों को बेस पे शादी करेंगे तो ये शादी कल को नहीं चल पाएगी। अगर हम 5 साल बाद की ज़रूरतों के बेस पे शादी करेंगे तो शादी आज ही नहीं चल पाएगी, कल की तो बात छोड़ दो। और हम ये कैसे बोल रहे हैं कि 30 साल बाद एक दूसरे की क्या ज़रूरत होगी इसके लिए शादी करें, वो चलनी नहीं है।
तो शादी में हमें आज की ज़रूरतें भी देखनी है, कल की भी देखनी है, परसों की भी देखनी है, और आज के 40 साल बाद की भी देखनी है, बच्चों की भी देखनी है। तो इससे मच बिगर एक कंपेटेबिलिटी इशू। दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटेबल हैं कि नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ में वास्तव में ले लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, दोनों एक दूसरे के लिए कुछ छोड़ने को तैयार है कि नहीं तैयार है। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट टेकिंग। जब भी आप कुछ लेने जाते हो, कुछ आपको छोड़ना पड़ता है। तो शादी में भी, शादी के रिश्ते में भी आपको कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ आपसे छूटेगा भी। तो क्या वो जो छूटेगा उसको छोड़ना चाहते हो या छोड़ने के मूड में हो? चाहे आपका वट एवर यू मे बी क्लोज टू मदर, यू क्लोज टू पेरेंट्स, और मे बी ब्रदर सिस्टर्स। कई शादी में क्या होता है, लड़का अपनी मदर के बहुत क्लोज है, वो वाइफ को उतना भाव नहीं देता, बोले तुम आई हो ठीक है, लेकिन मेरी माँ पहले। माँ पहले है ये बात ठीक है, लेकिन अगर माँ ही थी फिर शादी क्यों की? वैसे ही कुछ लड़कियां भी हैं, वो शादी हुआ है फिर भी मम्मी 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 चलता रहेगा। वो मम्मी को छोड़ने को तैयार नहीं, पापा को छोड़ने को तैयार नहीं। पापा की परी है कि मम्मी की बेटी है, वो वहाँ से इधर आने के लिए उसका एक मतलब एक मेंटली शिफ्ट नहीं हो पाता। वो हमेशा कंपेरिजन चलता रहता है, मेरी माँ के घर क्या होता था, यहाँ पे क्या होता है। तो प्रॉब्लम किसी एक तरफ से नहीं है, प्रॉब्लम दोनों तरफ से है। तो दोनों तरफ से कंपेटेबिलिटी इशू है। तो शादी की बात करें तो मैरिज काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि क्या हम इन सब चीज़ों के लिए तैयार है, क्या हम इन खतरों को बारे में हमको मालूम है कि ये होने वाला है। आज सिंपली हम एक चीज़ देख रहे हैं कि मे बी टुगेदर वी में स्लीप और मे बी वट एवर मे बी इनिशियली इमीडिएट नीड्स वी आर सीइंग, बट लाइफ इज़ मच बिगर, लाइफ इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। मेरी अपनी फैमिली जो मुझे शेयर करनी है वाइफ के साथ में, मेरे अपने ट्रेडिशंस जो वाइफ के साथ शेयर करने, और वाइस वर्सा ऑल्सो, अच्छे हैं बुरे हैं, पेरेंट्स उसके साथ शेयर करने। पता चला फिर उसमें कई बार इनमें झगड़ा होता है कि मेरी फैमिली का रीति रिवाज ये है, तुम्हारी फैमिली का ये, मेरी का ये है, तो क्या आप दोनों करोगे, किसी एक को करोगे? मेरे पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, दूसरा भी अगर बोलते मेरे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, तो क्या आप करोगे? क्या दोनों की मानोगे? कई बार शादियों के बाद किसी के फादर या किसी की मदर दे ट्राई टू बिकम द बॉस। ऐसे मूवी ना, एक मूवी आती है, मूवी के डायरेक्टर कोई बन जाता है, हीरो हीरोइन सिर्फ डांस करते हैं, पीछे डायरेक्टर कोई और है। तो एक मूवी आई थी पिछले दिनों, रेस 2, या सैफ अली खान, जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण। तो तीनों में रेस होती है, बेसिकली हु इज़ द बॉस ऑफ द रेस। यूँ कहो कि लाइफ किसके हिसाब से चल रही है। तो ऐसे में हस्बैंड है, वाइफ है, और साथ में पता चला उसके पेरेंट्स है, वो अलग से रेस चला रहे हैं अपनी। तो ये जो इश्यूज़ हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें फेस करते हैं जो आपको कोई नहीं बताता। कुछ लोग इसलिए नहीं बताते, फेस करेंगे अपने आप सीख जाएंगे। कुछ लोग इसलिए नहीं बताते, हम क्यों बताएं। और कुछ लोग इसलिए बताते, सुनता कौन है, सुनना कौन चाहता है। पेरेंट्स भी नहीं बताते, हम कैसे बताएं। कुछ लोग बोलते हैं मैं नेगेटिव चीज़ क्यों बताएं। तो अलग अलग चीज़ें हैं। सवाल है इन सब की ज़रूरत आज के 30 साल 50 साल पहले क्यों नहीं थी जो आज है। आज के 30 साल 50 साल पहले हमारे जो रिश्ते थे, या यूँ कहूँ कि हमारे जो कस्टम्स थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। शादी होगी, शादी होने के बाद लड़की का सरनेम चेंज हो जाएगा, लड़की आके लड़के के परिवार पूरी तरह मर्ज हो जाएगी, अपना पीछे का बैकग्राउंड ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। मैं उस बात पे नहीं जा रहा वो सही है गलत है, टुडे इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। आज लड़कियां अपना सरनेम नहीं छोड़ना चाहती, उनके पेरेंट्स उनको नहीं छोड़ना चाहते, वो अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ना चाहती। अगेन आई एम नॉट सेइंग व्हाट इज़ राइट रॉन्ग ऑन दैट, बट दैट्स व्हाट इट इज़। पहले एक घर में 7-8 बच्चे होते थे, 5-6 होते थे, तो पेरेंट्स को भी ज़्यादा इशू नहीं था। आज घर में 1 या 2 बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़की है लड़का है, तो एवरी पेरेंट्स ऑल्सो नीड देम, पेरेंट हैव देयर से अबाउट इट। उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से पाला है। तो आज जो सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। फिर आजकल के जो बच्चे बहुत असर्टिव हो गए, वो किसी भी चीज़ को ऐसे लेना नहीं चाहते कि भाई पेरेंट्स ने बोल दिया हमने मान लिया। दे हैव द क्वेश्चन, दे वांट टू आस्क क्वेश्चंस, और दे से दिस माई लाइफ, आई वांट टू डू दिस वे। आपकी लाइफ होगी, आपने जी ले जैसा आपने जिया था, अब मेरी ज़िंदगी में अपनी तरह से जीऊँगा या जीऊँगी। तो अब ये जो मैरिज काउंसलिंग के रोल काफ़ी बड़े हो गए। तो somebody हैज़ टू टेक अप, किसी को तो समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे होगा, कि आप इसके लिए तैयार हो, या इस तरह क्या आप इसके लिए रेडी हो, या क्या क्या हो सकता है, या बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी आप एक ही चीज़ देख रहे हो कि ये लड़का ये लड़की विद द बेस्ट ऑफ द फॉर्म,
शादी से पहले लव मैरिज होती है, लड़का परफ्यूम लगा के आए, लड़की परफ्यूम लगा के आई है और मेकअप करके आए हैं दोनों इन द बेस्ट ऑफ द पोजिशंस, यू नो। शादी के बाद जब एक दूसरे को बिना मेकअप के मिलते हो, बिना परफ्यूम के मिलते हो, पता चलता है उसको उसके शरीर को, उसको उसके शरीर से बदबू आ रही है। शादी से पहले आप रेस्टोरेंट मिलते हो, कैफेटेरिया मिलते हो, शादी के बाद जब घर में मिलते हो, जहाँ भाभी भी झगड़ा कर रही है, मदर भी कर रही है, तो इशू अलग होते हैं। तो हम कितना शादी के लिए वास्तव में तैयार हैं, जो एक रियल ज़रूरत है दोनों तरफ के लोगों को तैयार करने की। जब हम पैदा होते हैं एक दिन की एज में तो हमको कोई पेरेंट्स मिलते हैं, लेकिन जब आपको 25 साल की एज में दूसरे पेरेंट्स मिल रहे हैं, अब आपको दो पेरेंट्स के साथ एडजस्ट करना है, और ज़रूरी नहीं पेरेंट दोनों ही बिल्कुल आइडियल होंगे। वो पेरेंट्स के अपने भी इशू हो सकते हैं, वो भी रेस 3 के खिलाड़ी हो सकते हैं, रेस 2 के। तो शादी के केस में कितना हमें कोलैबोरेट करना है या हमें compete करना है। बहुत केसेस में शादी होती है तो दोनों तरफ के अपने अपने एडवाइज़र होते हैं, लड़की के अपना फ्रेंड सर्किल है, लड़के का अपना फ्रेंड सर्किल है, एंड हु बिकम द बॉस। तो लड़कियां लड़की को समझा रही हैं कि दिस इज़ हाउ यू टू टेक अप, लड़के के भाई बंधु उसको समझा रहे हैं, भाई तुम्हें बॉस बनना, अल्टीमेटली यू आर द बॉस, तुम्हारा परिवार चलना वगैरह वगैरह। तो ये जो इश्यूज़ हैं दे साइड बाय साइड ये सब भी चल रहा होता है इस सारे प्रोसेस में। तो हमें शादी के बाद देखना है कि उनको कोलैबोरेट करना है, compete करना है, किसी को उनको बताना पड़ेगा, बताना चाहिए। दोनों तरफ के एडवाइज़र कौन है, अगर हम उनको आगे ये नहीं करेंगे भाई आप दोनों के पास कुछ कुछ एडवाइज़र होंगे, उनको उठा के ताक पे रखो, आपकी शादी आप चलाओ, यू आर द बॉस ऑफ द मैरिज। जो आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी कोई तीसरा शादी नहीं करा सकता, अल्टीमेटली आप दोनों को ही करनी पड़ेगी। वो समझाने वाला कोई तो हो, वहाँ पे मैरिज काउंसलिंग का रोल आता है। कुछ शादी के पहले समझाने का क्या क्या होगा, आज शादी होने जा रही, शादी के 1 महीने बाद क्या होगा, 2 महीने बाद क्या होगा, या 5 महीने बाद आपको कैसा लगेगा, तो आपके साथ होने वाला क्या है, आप किसके साथ ये सब चीज़ शेयर करोगे, किससे बात करोगे, कैसे मान लोगे आपका जो लाइफ पार्टनर पूरी तरह से आइडियल है, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई कमी नहीं हो, एकदम बहुत बढ़िया है, नहीं होगा। तो ये सब चीज़ समझना वो मैरिज काउंसलिंग में या मैरिज काउंसलर का काम है। कई बार बोलते हैं यार देखो मेरी शादी पहली बार हुई थी, गलती हो जाती है। शादी तो नॉर्मली पहली बार ही होती है, और पहली बार की यहाँ पे रिटेक नहीं है। अभी लोग दूसरी शादी तीसरी शादी करते हैं, बट वो एक अलग इशू है, वो अलग बात है, जहाँ पे मे बी बोथ आर मे बी इन सेकेंड टाइम डूइंग द मैरिज और मे बी वन इज़ डूइंग। उसमें से भी ज़्यादातर लोग अगर आप ये देखो मैरिज की फर्स्ट टाइम में जिनकी मैरिज हो रही है, और उसमें अगर मैं मान लूँ कि 25% लोगों में इशू आता है, तो जो सेकंड टाइम मैरिज करते हैं उसमें 50 से 60% केसेस में इशू आता है। लोग नहीं सुधरते, लोग नहीं मानते, वही गलतियाँ फिर रिपीट करते हैं। बोलो पहली बार में ठीक से नहीं कर पाए, लेट अस डू इट बेटर नाउ। बेटर का मतलब है मोर डोमिनेटिंग। तो प्रैक्टिकली देखोगे लाइफ में यहाँ पर रिटेक नहीं है। एक बार एक दूसरे की नज़र में कुछ हमारा इमेज इंप्रेशन बन जाता है, वो आराम से नहीं निकलता। हम बाय एंड लार्ज उसी में घुट के उसी में घुल के रह जाते हैं, और वो गलतियाँ वापस रिपीट नहीं होती। उस तरह से जब 2 लोग मिलते हैं, लड़का लड़की मिलते हैं, तो अगर इनके एक अलग एंगल से देखा जाता है, दोनों का मन, दोनों का मूड अलग है। एक इंसान को खाना खाना अच्छा लगता है, एक को खाने में काम चलाओ ठीक है, एक को घूमना अच्छा लगता है, एक को शांति से घर रहना अच्छा लगता है, एक को मे बी पिकनिक पे या आउटिंग पे जाना अच्छा लगता है, दूसरे को नहीं लगता। एक रात दिन काम की बात करता है करते, दूसरा उस सब में मूड नहीं है। तो दोनों का जो मन है वो अलग अलग है, ये एक नहीं है। जब शादी से पहले मिलते हैं तो शादी के लिए इतनी मुस्कुराहट, खुशी खुशी में सब ऐसा करते हैं, मैं तेरे पे कुर्बान तुम मेरे पे कुर्बान, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। शादी के कुछ महीने बाद ये सब कुर्बानी निकलने लगती है। ऐसे ही हमारा जो एनर्जी लेवल है, हमारा जो यूँ कहो कि जिस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं लाइफ में जैसे हमारा मन कहीं अलग अलग चीज़ों का होता है, ऐसी लाइफ में हम अलग अलग चीज़ों के प्रति पॉजिटिव होते हैं। अभी कोई अपने पेरेंट्स के प्रति बड़ा पॉजिटिव है, कोई अपने सिबलिंग्स के प्रति बड़ा पॉजिटिव है, तो कोई अपने स्पाउस के प्रति बड़ा पॉजिटिव है। तो ऐसे कई बार केस आते हैं कि वाइफ ही वेरी पॉजिटिव हो हस्बैंड, एंड हस्बैंड ठीक है शांति से चलने दो, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, झगड़ा उसी बात को लेकर होता है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग बनाना यहाँ पे मैरिज काउंसलर का रोल आता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैरिज काउंसलिंग से सबको गुजरना चाहिए। सबको अभी जो लोग शादी कर रहे हैं उनको शादी से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग करनी चाहिए, 2-3 सेशन करने चाहिए, और शादी के बाद अगले 2 महीने में 4 महीने में ऑलमोस्ट ऑन द रेगुलर बेसिस
मैरिज काउंसलिंग के सेशन करने चाहिए। एक क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कुंडली मैच का और मैरिज काउंसलिंग का रिश्ता क्या है। हमने कुंडली मैच कर ली, 36 गुण मिल गए, 28 मिल गए, 32 मिल गए, अब तो सब कुछ ठीक चलेगा। सब कुछ ठीक नहीं चलेगा। पहली बात तो ये जो कुंडली मिलान वाला सिस्टम है, गुण मिलान, कुंडली मिलान, ये बड़ा पुराना सिस्टम है, बड़ा आउटडेटेड सा है। आज के 1000 साल पहले बना होगा तब की स्थिति में अब की स्थिति में बहुत फ़र्क है। आज जब हम एज एस्ट्रोलॉजिकल भी 2 कुंडली मैचिंग को देखते हैं, उसमें कम से कम 15-20 अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, जिसमें गुण मिलान या मांगलिक नॉन मांगलिक फैक्टर उसमें से सिर्फ एक है। बाकी जो 15 चीज़ें हैं उनको देखते हैं कि आपस में कैसे निभेगी। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी देयर विल बी ऑलवेज सम डिफरेंस, कुछ तो डिफरेंस रहेंगे। तो कुंडली जब मैच करते हैं, और कुंडली का जो मैरिज काउंसलिंग से एक बहुत गहरा रिश्ता है, तो कुंडली मैच करते वक्त में हम दोनों को ये बता सकते हैं कि इनकी नेचर कैसी होगी, इनकी नेचर कैसी होगी, आपको इनके साथ कैसे इशू आ सकते हैं, आपको इनके साथ कैसे इशू आ सकते हैं, सो दैट यू आर कॉशियस। अगर हम पहले ही बता दें कि भाई जो आपके हस्बैंड है बहुत फूडी हैं, उनको बाद में सरप्राइज नहीं मिलेगा, एटलीस्ट शी विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड। अगर हम इनको बता दें आपकी जो पत्नी है ये घूमने फिरने की बहुत शौकीन है, ऐसी होंगी, या आपकी इनकी मदर के प्रति बड़ी पजेसिव है, तो इनकी मदर के बारे में कुछ ना बोलना। अगर बोलोगे भाई साहब तो महाभारत होगा। तो हम जो लाइकली प्रॉब्लम्स हैं कुंडली मैचिंग पे, हमें लाइकली प्रॉब्लम को दिख जाती हैं, और ड्यूरिंग कुंडली मैचिंग या यूँ कहूँ प्री मैरिज काउंसलिंग में हम उनको बता सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर लाइकली टू फेस, एंड इवन सम एक्सटेंट कि किस जिंदगी के किस पड़ाव पे आपको ये चीज़ें आएंगी, कब ये प्रॉब्लम हो सकती है, कब आपका टेस्टिंग टाइम होगा। तो हम मैरिज काउंसलिंग के साथ साथ थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल पुट को भी ऐड करके रखते हैं, जिससे एक उसमें एक हेल्प मिल जाए, और जो हमारे रीति रिवाज हमारे सिस्टम में बड़ी इनग्रेव्ड भी है। इससे हमें हेल्प मिलती है एक पेरेंट्स को ये चीज़ सेल करने में कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो मैरिज काउंसलिंग और कुंडली मैचिंग का बहुत गहरा रिश्ता है। अब एक सवाल आता है, कई बार लव मैरिज है, लव मैरिज और कुंडली मिलान करके क्या करोगे साहब, मैरिज काउंसलिंग करके हम तो पहले से बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो पहली चीज़ तो अगर आपकी लव मैरिज हो रही है, आप एक दूसरे से पहले जानते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो एक एज ऐसी होती है जिसको बोलते हैं ना कि जब इंसान की जो है शादी होती है दिशा उल्टी हो जाती है, इसलिए शादी दिशा उल्टा उल्टा होता है। और एस्ट्रोलॉजिकली बोलते हैं वीनस शादी कराता है, बृहस्पति शादी कराता है, जो कि सबसे ज़्यादा शादी राहु के काल में होती हैं, जहाँ पे एक दूसरे को डिसेप्शन ज़्यादा होता है। तो एक डिसेप्टिव फेस है जहाँ पे उस वक्त प्यार बहुत हो जाता है, लेकिन जैसे मैंने बताया बॉलीवुड फिल्मों में नहीं, हकीकत में असलियत बाद में सामने आती है। तो लव मैरिज है, उस वक्त आप कहाँ मिले, वो ऑफिस में मिले, कॉलेज में मिले, अलग बात है। बट व्हेन द रियल इशू कम्स आफ्टर मैरिज, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता लव मैरिज या अरेंज मैरिज में। रेदर लव मैरिज कम टिकती है एज़ कम्पेयर टू अरेंज मैरिज कंपेरेटिवली, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसा निभाया जाए निभ सकती चीज़ें। तो अगर आपकी लव मैरिज है तो लव मैरिज में आप एक दूसरे को किस तरह से ट्रीट कर रहे हो, शादी के बाद एक दूसरे को किस तरह से ट्रीट करना है, वो चेंज लाना और ज़रूरी है। तो लव मैरिज के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो हमें निकालने हैं, जहाँ पे यू आर ट्रीटिंग एट पार, और यू आर वो इसकी खुशामद कर रहा है, वो उसकी खुशामद कर रहा है, वो बेबी बाबू एंड ऑल दोज थिंग्स आर हैपनिंग। एंड एक बार शादी जो आती है बेबी बाबू सब निकल जाते हैं, एक दूसरे की फैमिली पिक्चर में आती है, उतना ओपन टाइम नहीं मिल पाता। तो मैरिज के बाद जैसे कहते हैं आपके कलर उतरने लगते हैं। तो आपकी लव मैरिज भी, उसके बावजूद भी आपको कुंडली मैच करना चाहिए, जो आपको पता चले इसमें क्या अच्छा क्या बुरा या क्या डिफरेंटली हो सकता है। आपको मैरिज काउंसलिंग करनी चाहिए। रेदर मैरिज काउंसलिंग इसमें चेंज हो जाती है। अगर मैरिज काउंसलिंग अरेंज मैरिज में करते हैं हम, तो एक अलग हमें काम करना पड़ता है, और अगर हम इसमें करते हैं लव मैरिज केस में करते हैं तो अलग करना पड़ता है। और लव मैरिज में करने के लिए हमारे ज़्यादा काम होता है। कई बार लोगों को परसेप्शन होता है लव मैरिज है उसमें मैरिज काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है या कम है, गलत बात है। लव मैरिज के केस में मैरिज काउंसलिंग की ज़रूरत और ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, बिल्कुल करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। लव मैरिज जैसे मैंने बताया, अगर आप अरेंज मैरिज लव मैरिज देखोगे, लव मैरिज ज़्यादा टूटती, ज़्यादा इशू आता है एज़ कम्पेयर टू अरेंज मैरिज। तो ये फर्दर एक प्रूफ है कि हमारा कितने इशूज़ आते हैं लव मैरिज में। तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अभी कैसे कि लव प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए किसके पास जाएं, एंड दिस विल हेल्प इन द सर्चिंग द राइट पर्सन फॉर यू। या यूं को उसको दूसरे तरीके से कि अगर आप
शादी आपने फिक्स नहीं करी, आप शादी करना चाहते हैं, आपकी उम्र 22, 23, 24, 25 साल है, आप अकेले हो भी, अगर उस वक्त आप काउंसलर को मिलते हो तो आपको वो हेल्प करेगा ये जानने में आपको किस तरह की वाइफ चाहिए, आपको किस तरह का हस्बैंड चाहिए, क्योंकि जो आपके ट्रेट के हिसाब से कंपेरेटिवली हो। बिकॉज अक्सर क्या होता है, हम खुद के बारे में नहीं जानते उतना, हमें क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता, वो भी बड़ा ढूंढ के निकालना पड़ता है। तो अगर आप काउंसलर के पास शादी से पहले जाओगे तो वो आपको ये बताएगा आपको शादी कैसी लड़की से कैसी लड़के से करनी चाहिए, आपके एक्चुअली कैसे ट्रेट है और निभाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मेरा कहने का पर्पज़ है, जब आप शादी कर रहे हैं तो लड़की को लड़के को फाइनलाइज करने से पहले भी मिलें, सो दैट आप एक बेहतर अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकें। देन एक नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि उसके बाद तो हो गया, उसके बाद कम कंसल्ट करें। एक बार जब लड़की या लड़का देखना शुरू करते हो, जब आप एक दूसरे को मैच होता है तो आपको कुंडली मैच करनी चाहिए आइडियली। या अगर लव मैरिज है तो कुंडली मैच तब भी करो, तब ये जानने के लिए करो कि एक दूसरे क्या क्या इशू है, सो दैट यू नो बेटर। और उस वक्त काउंसिल होंगे, सो दैट व्हाट यू बोथ नीड टू नो अबाउट ईच अदर, हाउ द लाइफ विल गो अलॉन्ग। या ब्राइड ग्रूम को फाइनलाइज में एक दूसरे को समझाना कि भाई इस तरह की लड़की मिल रही है, मैं शादी करूँ नहीं करूँ। इट्स नॉट अबाउट कुंडली, इट्स मोर देन द कुंडली ऑल्सो, कि आपकी हरकतें आपकी आदतें कितनी मिल रही है। तो आपके एक राइट पर्सन फाइनलाइज में कुंडली मैचिंग है, प्री मैरिज काउंसलिंग आपको हेल्प करेगी। उसके बाद शादी हो जाती है, शादी के 2 महीने बाद मिलो, शादी के 6 महीने बाद मिलो, क्योंकि जब भी आप सोच के चल रहे हो एंड शादी होने के बाद, शादी जैसे मैंने बताया शुरू में ही, शादी लड़के या लड़की से नहीं होती, शादी पूरे परिवार से होती है। आपकी एक एक्स्ट्रा माँ मिलेगी, एक एक्स्ट्रा बाप मिलेगा, एक्स्ट्रा भाई मिलेंगे, एक्स्ट्रा बहन मिलेंगी, और जो ऐसे नहीं होंगे जैसे पहले वाले थे, बदले हुए मिलेंगे। तो इस एक्स्ट्रास को झेलने के लिए, जिसे कहते हैं ना, आपको प्रोडक्ट तो एक चाहिए था, लेकिन एक प्रोडक्ट के साथ 6 प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री और आ गए। तो इट्स एंटायर लाइफ चेंज, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। आजकल बहुत लोग प्राइवेसी रखते हैं, मैं अपना मोबाइल किसी को नहीं दिखाऊंगे, एंड देन यू बिकम द घर में किसका फ़ोन आया, क्या फ़ोन है, 10 पीपल टू आस्क। इश्यूज़ कम आफ्टर मैरिज। तो शादी के 2 महीने बाद, 6 महीने बाद मैरिज काउंसलर जरूर मिलना चाहिए टू शेयर कि मैरिज में किस तरह के इशू आ रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या और चेंज हमें करना चाहिए, सो दैट लाइफ बिकम मोर स्मूथ। इसके बाद हमें साल में 1 बार मैरिज काउंसलर से मिलना चाहिए, अगर उससे पहले जरूरत नहीं पड़ती है तो भी, क्योंकि इस लाइफ बहुत स्मूथ नहीं चलती, कहीं पे कम प्रॉब्लम है, कहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अकॉर्डिंगली अगर उन प्रॉब्लम को बड़ी होने से पहले आप शेयर करते हो तो इट्स ऑलवेज बेटर फॉर यू। आप बड़ी होने से पहले लाइफ उसमें प्रॉब्लम को फेस करो, जिससे आपकी प्रॉब्लम बड़ी ना हो, और शादी को आप ज़्यादा बेहतर आनंद उठा पाएँ, आप ज़्यादा खुश रह सकें शादी में। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप अभी खुश हैं तो अब फिर भी क्यों मिलें, आप और खुश हो सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं और उससे बेनिफिट ले सकते हैं। शादी का मतलब एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम भी है। द पीपल हु आर सक्सेसफुल, उनमें ज़्यादातर लोग वो हैं जिनकी वाइफ या हस्बैंड ने उनको सपोर्ट किया है। तो इवन योर जॉब, इवन योर बिजनेस, इफ यू हैव द सपोर्टिंग लाइफ पार्टनर, यू आर मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन दैट, तो यू कैन यूज़ बेटर। तो एक आपको मैरिज काउंसलर को एक फैमिली डॉक्टर की तरह रखना चाहिए, जहाँ पर जब एनुअल चेकअप के लिए जाते हैं, आप एनुअल मिलने जाओ तो भी सही है, उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कभी मिलना कभी नहीं मिलना, उतने की करने की ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का रोल क्या है इसमें, जिसमें मैंने थोड़ा पार्टली पहले बताया। एस्ट्रोलॉजी का रोल है कुंडली मिलान करने में, एस्ट्रोलॉजी का रोल है मांगलिक नॉन मांगलिक में, और एस्ट्रोलॉजी का उससे भी कहीं बड़ा रोल है आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग देखने में, जो शायद आप खुद भी नहीं जानते, और उससे एक बेहतर मैचिंग करने में। और जहाँ मैचिंग नहीं हो पा रही है, एस्ट्रोलॉजर को अधिकार नहीं है आप हाँ करो या ना करो, एस्ट्रोलॉजर योर एडवाइज़र, ही इज नॉट द बॉस। वो आपको बताएंगे इस शादी में किस तरह के इश्यूज आएंगे, किस तरह एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना है, अभी आपको डिसाइड करना है, आप उतना अकोमोडेट करोगे, यू शुड गो अहेड। ये जो कई बार बोलते हैं आपने इससे शादी करी तो इसकी मौत हो जाएगी, उससे शादी करी तो उसकी मौत हो जाएगी, ये बहुत ही रेयर फिनोमिना है, बहुत इस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है। कुछ लोग इनका बहुत बोलते हैं, ना मैं उनको डिनाई करता ना हाँ करता, बट देर आर वेरी वेरी रेयर थिंग्स। यस, प्रॉब्लम कम्स, बट प्रॉब्लम डज नॉट मीन से डेथ कम्स। तो उन प्रॉब्लम के बारे में अगर आप जानोगे किस तरह के इश्यूज आएंगे, क्या प्रॉब्लम होगी, आप उनको पहले से एड्रेस कर सकते हो या मेंटली प्रिपेयर रह सकते हो। दैट इज रोल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, उससे ज़्यादा नहीं है, करना आप ही को है।
एस्ट्रोलॉजर उपाय नहीं करेगा, इसकी पूजा कर लो, इसका कर लो, वो ठीक बहुत माइनर चीज़ें हैं, बट बेनली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर आपको बता देगा कि अभी आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं, 2 घंटे बाद बारिश की संभावना है, तो आप छाता लेके चलोगे, छोटा लो बड़ा लो, या आप 4 व्हीलर में चलोगे जिसमें आपको बारिश में प्रॉब्लम ना आए, जो आपको अदरवाइज शायद पता ना चले। एस्ट्रोलॉजर ये बता सकता है कि वहाँ पे जाके अंधेरा हो जाता है, जहाँ पे गुंडे बदमाश कुछ मिलते हैं तो भाई सेफ चलो, झुंड में जाओ, तो आपको आगाह कर सकता है, जिससे आप सावधानी से अपनी लाइफ को बेहतर चला सकते हो। एक मैरिज काउंसलिंग में प्रॉब्लम आती है बिटवीन पति पत्नी में, जब वो दोनों काम करते हैं, एक दूसरे क्या काम करें। Means who will do what after the marriage. You know, there is a perception like girl has to do maybe घर के काम करने हैं, हस्बैंड को सिर्फ जॉब करना है या बिजनेस करना है, बट अभी सिचुएशन चेंज हो रही है क्योंकि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर ऑल्सो वर्किंग गर्ल्स। जब घर में your wife is working or the girl is working, you cannot expect him to do same things which you have been doing, she was doing conventionally. मीन्स अगर पहले भी खाना वो बनाती थी, वो जॉब करके भी खाना बनाएगी, तो ये तो काम नहीं चलेगा, तो खाना कौन बनाएगा। ये सेटलमेंट कहीं ना कहीं पहुंचना होता है। बात बहुत छोटी सी है लेकिन इम्पॉर्टेंट होती है। अगर उसने पढ़ाई की है, उसके बाद उसके एस्पिरेशंस है, वो काम करना चाहती है, वो काम कर रही है, सुबह जा रही है, शाम को आ रही है, वो भी जो सैलरी कम है ज़्यादा एक सेपरेट इशू है, बट वो सेम काम अभी भी क्यों करती रहेगी। तो मे बी इसका मतलब ये नहीं है अगर वो नहीं करेगी तो जो हस्बैंड है वो खाना बनाएगा। या तो आप खाना बनाने वाले रखो, घर के दूसरे काम वाले करने के लिए रखो, या दोनों शेयर करो, थोड़ा कम ज़्यादा करो, वट एवर वे इट कैन वर्क आउट। बट ये जो प्रॉब्लम्स है घर की, हमको ये एड्रेस करनी पड़ेगी। जब कन्वेंशनल सोच थी तो बहुत ऐसी ही थी कि एक ही अनसेड है कि वाइफ कितनी पढ़ी लिखी है, जो घर का काम वही करेगी, बच्चे को वही संभालेगी, झाड़ू पोछा वही करेगी। अब वो चीज़ें बदल रही है, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। बात कहने में, सुनने में बहुत छोटी सी, बट एक्चुअली होती नहीं है। जब नहीं होती है तो ये शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वाइफ जॉब करना चाहती है, आप नहीं करना चाहते, अगेन देयर नीड टू समवेयर एग्रीमेंट। वाइफ किस तरह का जॉब करना चाहती है, किस तरह का जॉब करवाना चाहते हैं, या आपका बिजनेस है, वाइफ आपके साथ बिजनेस में पार्ट करना चाहती है, वो भी काम करना चाहती है। तो ये सब चीज़ें भी हमें शादी के पहले, शादी के साथ साथ इश्यूज हमारे आते हैं, और बहुत बार इन चीज़ों को लेकर सेपरेशंस होते हैं, डाइवोर्स तक सिचुएशन होती है। तो वी नीड टू अटेंड और एड्रेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो जब ये सब झगड़े होते हैं, जब ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस आते हैं, तो कोई तो फैसला करेगा। कौन करेगा फैसला? फैसला लड़की के पेरेंट्स करेंगे, लड़के के पेरेंट्स करेंगे, दोनों साथ में बैठ करेंगे, या ये दोनों करेंगे। आइडियली फैसला इन दोनों को ही करना चाहिए। तो एज ए कोच हमारा काम होता है उनको इनेबल करना कि उनको फैसला करना है, क्योंकि जब आपकी शादी हो गई, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा इंसान आकर फैसला करे, वो कभी टिकाऊ नहीं होता। ये बहुत वर्केबल नहीं है कि हस्बैंड वाइफ शादी के बाद भी थर्ड पर्सन कमिंग एंड भाई मैं आपको फैसला करता हूँ, मैं आपका सेटल कराता हूँ, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं होगा कुछ। भाई उनकी लाइफ है, उनको आपस में शेयर करनी चीज़ें, उनको आपस में डिसाइड करना हु विल डू व्हाट एंड किसकी गलती कहाँ गलती, बिकॉज अल्टीमेटली उनको फिर साथ रहना है। ये ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, बिजनेस अरेंजमेंट नहीं है कि किसको पर कितने % शेयर मिलेगा उस पर काम चल जाएगा। ये लाइफ है, शादी है। और जैसे मैंने शुरू में बोला, ये शादी का मतलब यही नहीं है शेयरिंग बेड, इट्स अ शेयरिंग मनी, शेयरिंग रिलेशन, शेयरिंग फूड, शेयरिंग चिल्ड्रन, शेयरिंग एवरी डैम थिंग। तो उनको इनेबल करना होता है जो एक प्रोफेशनल कोच कर सकता है। फिर भी कई बार देखते हैं कि कहीं पे दिक्कत आती है, तो किससे बात करें? क्या फैमिली में किसी से बात करें, क्या अपने दोस्तों से बात करें, या किससे बात करें अगर कोई प्रॉब्लम आने पे? तो जहाँ पे कोच का होना इट गिव दैट स्पेस कि आप उससे जाके बात कर सकते। प्रोफेशनल इंसान है, हु अंडरस्टैंड, हु नो यू, हु इज़ इम्पार्शियल, किसी एक की तरफ नहीं है। आपको जरूर नहीं है कई बार यही झगड़ा कि लड़की के पेरेंट्स से बात करें, लड़के के पेरेंट्स से बात करें, क्योंकि अक्सर पेरेंट अपने अपने बच्चों के साथ देते हैं। लड़के के केस में वो पापा की परी है, और बेटा के केस में भी, लड़के के केस में भी राजा बेटा है। तो न राजा बेटा छोटा होता है, न पापा की परी छोटी होती है, और झगड़ा बड़ा होता है।
This is better to go to third person who is professional, who understand that, who has gone through all these things, who has seen the life, not only professional qualification, professional certifications. There the coach comes to place. फिर प्रॉब्लम क्यों होती है? प्रॉब्लम होने की और वजह है, कई बार हम जहाँ रहते हैं हमारे पड़ोसी, उसको बताएंगे तेरी वाइफ तो ऐसी है, उसको बोलेंगे तेरा हस्बैंड तो ऐसा है, एक कंपैरिजन स्टार्ट, लेना एक ना देना दो उनको, क्योंकि कुछ ना कुछ बातें करनी थी और कुछ बातें करने के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें स्प्रेड करी। भाई समथिंग आई हैव टू टॉक, अगर मैं कुछ बात करनी कुछ तो बताऊंगा हस्बैंड के बारे में, वाइफ को हस्बैंड के बारे में, पहले ऐसे थे अब ऐसे नहीं थे। एक अनवांटेड अननेसेसरी कंसल्टेंट इन द लाइफ, पड़ोसी, और हम कई बार इनको एंटरटेन करते हैं। फिर हम जहाँ काम करते हैं हमारी कलीग्स, वो कलीग कई बार घर में भी आते हैं, वो उनका ऑब्जर्वेशन, वो अपने एक्सपर्ट कमेंट देते हैं। कई बार हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं, हमारे चाहे पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, देखो फलाने की वाइफ ऐसा करती है, फलाने का हस्बैंड ऐसा करता है, उसके यहाँ ऐसा होता है, उसके यहाँ कैसे होता है। हर एक रिश्ता एक अलग अलग है। हस्बैंड वाइफ का एक रिश्ता, जो आपका रिश्ता वो आपका है, जो किसी और का रिश्ता किसी और का रिश्ता है। आपको राइट स्टोरी नहीं मालूम किसी दूसरे के बारे में, हाउ देयर रनिंग देयर फैमिली, तो आप उनके बारे में बीच में घुस के उनका खेल नहीं बिगाड़ो, उनको संभालने दो, आप अपना देखो। और ये लोग नहीं समझते, प्रॉब्लम और क्रिएट होती है। फिर एक सफल होता है, एक कंपेरेटिवली कम सफल होता है। सफलता का डेफिनेशन जो परसीव्ड है, एक की जॉब अच्छी लग गई, वाइफ की भी हो सकता है, हस्बैंड की भी हो सकती है। एक में डिप्रेशन आ गया, एक में घमंड आ गया, एक ने बदतमीजी से बोलना शुरू कर दिया, दूसरे ने सहन करना शुरू कर दिया। तो हाउ टू टॉलरेट, हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। आज पहले लोग गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा जॉब करते थे तो जॉब छूटता नहीं था, आज प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो किसी का भी जॉब छूट सकता है, कभी भी किसी का पैकेज कभी बड़ा हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कभी हस्बैंड का कहीं ज़्यादा कमाई होगी, वाइफ की नहीं होगी, वाइफ की हस्बैंड की, किसी की भी हो सकती है अभी। और ये अप्स एंड डाउन मल्टीपल टाइम लाइफ में आ सकता है अभी। देन समबडी हैज़ टू टेक केयर, उस ट्रांजिशन फेज से निकालने की जरूरत होती है लोगों को, उस वक्त में वहाँ पे करने की जरूरत है। फिर दोनों के बीच में बेसिक टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप क्या है? वो दोनों अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं, दोनों अच्छे स्पाउस बनना चाहते हैं, दोनों अच्छे पार्टनर बनना चाहते हैं, दोनों बड़े ट्रेडिशनल पति पत्नी बनना चाहते हैं, दोनों मॉडर्न पति पत्नी बनना चाहते हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हम हर वीकली एंड पे बाहर जाएंगे, दोनों को अंडरस्टैंडिंग है हम हर महीने बाहर घूमने जाएंगे, दोनों को अंडरस्टैंडिंग चुपचाप पैसा जोड़ेंगे। डोंट नो, इट्स देयर टू अंडरस्टैंडिंग हु विल हेल्प देम टू मेक देयर अंडरस्टैंडिंग रेदर देन टू ब्रेक। ये करना पड़ेगा। तो इसके अलावा भी जैसे कहते हैं प्रैक्टिकली लिविंग टुगेदर, जब तक हम हस्बैंड वाइफ नहीं होते हैं, बाहर मिलना, आधे घंटे का मिलना, 2 घंटे का मिलना, 3 घंटे का मिलना, वो बात नहीं होती है। प्रैक्टिकली 24 घंटे साथ में रहते हो, जैसे कहते हैं सोते उठते देखते हो, बिना मेकअप के भी देखते हो, खर्राटे की आवाज़ भी सुनते हो, है ना, फॉर्मल में भी मिलते हो, घर के कपड़ों में मिलते हो। देन एक राय कई बार एक दूसरे के प्रति बदलने लगती है, बिकॉज वी हैव नॉट सीन दैट पर्सन दैट वे। एक दूसरे के साथ इकोलॉजी कैसी है, जब आप अपने घर में रहते हो, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, एक आपका कंफर्ट लेवल है। लड़की की शादी हो गई, वो ससुराल में उसको कैसा माहौल मिला, कैसा कमरा मिला, कमरा भी मिला कि नहीं मिला, उसको शेयर करना पड़ रहा है, उसको वहाँ पे क्या काम पड़ रहा है, उसको मदर कैसी मिली, उसको ननद कैसी मिली, ऑल दोज थिंग। सेम वे लड़के को उनके इन लॉज का इंटरफेरेंस कितना है। तो ये दोनों तरह की चीज़ें हैं जो इकोलॉजी देखती है और चीज़ें बदलने लगती हैं। फिर शादी के बाद दोनों लोगों का बिहेवियर बदलता है, क्योंकि हमारा अपना थॉट प्रोसेस होता है कि शादी के बाद ऐसा होना चाहिए, एक अनसेड होता है। तो लड़के का एक बिहेवियर अलग तरह का होगा, लड़की का बिहेवियर अलग तरह का होगा। दोनों को एडजस्ट करना, दोनों को अकोमोडेट करना, अब एक दूसरे के साथ में अलग अलग बिहेवियर करेंगे। तो जो लोग पहले बिहेवियर करते थे अब वो अलग बिहेवियर कर रहे हैं। पहली बात तो आप लड़के का एक्स बिहेवियर था, वह लड़की का वाई बिहेवियर था। अब शादी के बाद लड़की ने जेड बिहेवियर कर दिया और लड़के ने सी बिहेवियर कर दिया। अभी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब व्हाट इज हैपन ऑल दिस थिंग। सो बोथ आर चेंजिंग बट आर नॉट विलिंग टू चेंज अदर्स बिहेवियर। सीइंग इन दिस सिचुएशन, इस हालत को अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसको लेके आगे बढ़ना। और उसके साथ साथ ही ना ही सिर्फ आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपके पेरेंट्स का आपके प्रति बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपके फैमिली मेंबर्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है। जो आज तक आपके अपने खास थे वो आपके ऐसे से देख ले, ये कहाँ की हो गई, ये कहाँ का हो गया, अब ये पहले जैसा नहीं रहा है, पहले जैसी नहीं रही। तो ये एक अलग तरह का प्रेशर आपके ऊपर डालता है कि आपको सारी दुनिया अलग तरीके से देखने लगती है। क्यों, ये उनको पता ना आपको पता, बट होता है। हाउ टू फेस दिस चेंज वर्ल्ड,
इस बदली हुई दुनिया को, बदले हुए माहौल को कैसे देखें, क्या करें इस सब का। इसके अलावा भी एक और इशू आता है कि जो आपके रिश्ते होते हैं, एक पति पत्नी के रिश्ते होते हैं शादी के, जिससे मैंने बताया 2 महीने बाद एक अलग रिश्ता होगा, 6 महीने बाद अलग एक तरह का, और 2 साल बाद एक तरह का। लेकिन जैसे समय के साथ साथ टाइम बदलता है, हमारे रिश्ते बदलने होते हैं। शादी के 10 साल बाद रिश्ते में क्या बदलाव आना चाहिए, शादी के 20 साल बाद रिश्ते में क्या बदलाव आना चाहिए, शादी के 40 साल बाद रिश्ते में क्या बदलाव आना चाहिए, वो चीज़ें भी हमें समय के साथ साथ बदलना, एक दूसरे से एक्सपेक्ट करना और एक दूसरे के लिए बदलना, ये चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी। तो जो आपका मैरिज काउंसलिंग इज़ नॉट अबाउट वन टाइम अफेयर, मैरिज काउंसलिंग इज़ नॉट समथिंग अबाउट एक बार आपको कुछ समझा दिया, आप समझ गए। कंटिन्यूसली इश्यूज आते रहते हैं, कंटिन्यूसली यू नीड टू गेट इंगेज। और बदलते वक्त में जहाँ पे फैमिली उतनी बड़ी नहीं रह गई है, फैमिली वैल्यू सिस्टम उतना बड़ा नहीं रह गया है, या हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, इसका रोल और ये सब चीज़ बढ़ती जा रही है। तो जब हम फैमिली इसको रिलेशनशिप काउंसलर के रोल को देखते हैं, या लाइफ कोचिंग को, या मैरिज लाइफ कोच के पॉइंट ऑफ से देखते हैं, तो यू शुड हैव समबडी ऑन द रेगुलरली, वंस इन 6 मंथ, वन ईयर यू शुड मीट द पर्सन। जैसे मतलब शादी के बाद तो कुछ दिन तो ठीक है रेगुलर आप मिल रहे हो, उसके बाद वंस इन ईयर, वंस इन 6 मंथ, सो दैट देयर हैज़ टू बी समवन जहाँ आपके आपके अंदर का गुबार निकल जाए, किसी से बात कर सको, कोई जस्टिफाई सके सही है गलत है। इट्स जस्ट लाइक कि आप दोनों का एक फैमिली फ्रेंड ऐसा समझो उसको। आप दोनों को ऐसे नहीं कि लड़के के बाद ही वहाँ जाना जरूरी है, दोनों एक मज़े में ऑन ए कप ऑफ टी वहाँ पे जाते हो और यू डिस्कस के हाउ द लाइफ इज़ गोइंग, अब नई तरह की चीज़ें कैसे लग रही हैं, क्या लग रहा है, एंड समबडी कैन गाइड यू, समबडी यू बोथ कैन डिस्कस, समबडी बोथ यू ट्रस्ट, दैट द रोल इमर्ज। और जब ये रेगुलर रोल इमर्ज होता है तो कई बार हमारे मन में शक आता है, इसका मतलब यार महंगा हो गया तो रेगुलरली पैसे का चक्कर हो गया। महंगा ज़्यादा नहीं होता है, इट्स ए रीजनेबल फीस दे चार्ज, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि समबडी इज कमिंग टू मी रेगुलरली, और मे बी वंस इन ए ईयर काइंड ऑफ फीस दे चार्ज, और तो विच इज़ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, रेदर वेरी नॉमिनल लुकिंग एट द इशूज़, लुकिंग एट द सर्विसेज व्हाट यू गेट, तो बहुत कम होता है। तो वंस इन ए 6 मंथ और वंस इन ईयर डिपेंडिंग ऑन थिंग्स थिन एंड थिक ऑफ द लाइफ यू शुड कंसल्ट दैम। तो इस तरह से आप एक मैरिज काउंसलर का फ़ायदा उठा सकते हैं, मैरिज काउंसलर को मिल सकते हैं, विच स्टार्ट फ्रॉम द प्री मैरिज काउंसलिंग एंटिल योर रिलेशनशिप कोचिंग अप टू देयर। तो ये हमारा आज का वीडियो था ऑन द मैरिज काउंसलिंग। हम वेट करेंगे आपके कमेंट्स का, आपके सुझावों का। कुछ और वीडियो किसी और सब्जेक्ट पे आप हमसे सुनना चाहते हैं, आपसे देखना चाहते हैं, हमें बताएं कमेंट सेक्शंस में जाके। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगता है आप अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे इस चैनल के साथ, बिकॉज न्यू चैनल, ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और अगर हमारे थ्रू कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप जो आपको नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें मेल भी डाल सकते हैं, जो आपको हमारा अबाउट यू चैनल से आपको मेल आईडी भी हमारा मिल जाएगा। आपको चैनल डिस्क्रिप्शन से आपको मेल आईडी मिल जाएगा, तो मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और दोस्तों हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। आप अगर एक प्री कंसल्टेशन 10 मिनट एक वीडियो कॉल सेटअप करना चाहते हैं, दैट ऑल्सो कैन बी डन, सो दैट यू कैन नो द स्कोप ऑफ वर्क और व्हाट इज योर नीड, एंड दैट अंडरस्टैंडिंग चार्ज एंड ऑल दोस थिंग कैन बी अंडरस्टैंड। So that's all about today, and thank you very much for being with me today, and looking forward to seeing you in the next video. Thank you.